आज हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। तो आर्टिकल थाली लेके बैठ जाइए। तो पहले ये समझते हैं कि ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। हालांकि इसके पास अपना ज़ुबान नहीं है, बट कहता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तो किसी कंडक्टर से जो करंट बहेगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आया आपको। अब क्या है, इसको मीन्स इक्वेशन के वाइज देखते हैं। ये यानी कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या होता है, आप आई होप कि आप जानते होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं। कि अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली है तो मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे। तो यहाँ पे दोनों बढ़ ही रहा है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अच्छा, अब क्या है, तो ये जो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आया है, आर। आर मतलब क्या, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे अभी, ठीक है। और ये ओम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ करंट एंड R इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहली बात कि R कांस्टेंट होता है। अब चूंकि V बराबर आई आर है, तो यहाँ से फॉर्मूला से निकल सकता है ना, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R इंक्रीज़ करेगा तो I भी मीन्स I डिक्रीज़ करेगा, और अगर V इंक्रीज़ करेगा तो I इंक्रीज़ करेगा। कैसे पता, तो देखिए, अगर आप V बढ़ाते हो तो ये पूरा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, यानी कि V के बढ़ाने से I बढ़ रहा है। और अगर आप R बढ़ाते हो तो यानी नीचे बड़ा होगा, यानी ऊपर छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जितनी यानी कि ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाए ना, यानी कि ये बढ़ाने से ये घट रहा है, ठीक है। इसी से कहते हैं कि जब R इंक्रीजेज तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीजेज, और ये तो I है इसलिए I भी डिक्रीजेज, ठीक है। और जब V इंक्रीजेज तो पूरा वैल्यू डिक्रीजेज, मीन्स पूरा वैल्यू इंक्रीजेज तो I भी इंक्रीजेज, ठीक है। बट R इज इक्वल्स टू V बाई आई भी तो हो सकता है, V इज इक्वल्स टू आई आर से, V इज इक्वल्स टू आई आर से, है ना। यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं आपने कर सकते हो कि मीन्स V चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है तो R भी चेंज होगा, नहीं। R किसी मटेरियल का फिक्स होता है, ठीक है। R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो करंट होता है I, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन V एंड R, ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे और रेजिस्टेंस पे। समझ में आ गया कि V और I के चेंज करने से R पे कोई चेंज नहीं होता है। R इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ मटेरियल। अब हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि कोई कंडक्टर है तो उसकी अपनी टेंडेंसी है कि वो करंट को फ्लो करने नहीं देना चाहता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। मीन्स क्या कि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम। और इसका सिंबल हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। आप सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मीन्स ऐसे करके ये ड्रॉ करना है आपको सिंपली, ठीक है। जैसे चूहा का बिल का होता है ना, टॉम एंड जेरी देखते होगे बहुत लोग, तो जब पता होगा उनको। और सर आप ही देखते हो टॉम एंड जेरी, हाँ तो क्या देखूँ नहीं क्या। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका मतलब क्या होता है कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो देखो, R इज इक्वल्स टू होता है V बाई आई। तो जब V भी 1 हो जाए और I भी 1 हो जाए तो क्या दोनों 1 1 कट जाएगा, आपस में आ जाएगा 1, यानी कि 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्यों लिखा, यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है। करंट को तो एम्पियर से नापते हैं ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 ही रह जाएगा और वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। दिस इज ओम या ओमेगा का सिंबल है ये, लेकिन मीन्स इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा का सिंबल, ठीक है। और असल में ये है क्या, ये है ओम। ओम मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है तो आप बोलोगे ओम, ठीक है। अच्छा, that is 1 ohm of resistance of a conductor is defined as when flow of 1 ampere of current, यानी कि 1 ampere of current अगर बहे passes through the conductor with 1 volt of potential difference, और potential difference 1 volt होना चाहिए। तो अगर दोनों 1 होगा तो रेजिस्टेंस भी 1 ohm ही होगा, ओके। अब ये ग्राफ कई बार एग्जाम में आ जाता है कि V एंड I के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो, V एंड I जो है सो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही दिखाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी तो बढ़ना चाहिए। V बढ़ा I बढ़ा, जैसे देखो मान लो कि V यहाँ पे मतलब V यहाँ पे, तो I भी बढ़ा, फिर और भी आगे गए तो I भी और आगे गया, फिर और भी आगे गए तो I भी और आगे गया। इस तरह से आगे जाता है ना। मतलब क्या कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो कभी आपसे पूछ दे कि V एंड I के बीच का ग्राफ कैसा होता है तो आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ओके।
अब एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे पता चला ओम्स लॉ का, ठीक है, मीन्स आप और हम क्यों नहीं सोच सकते इसको, होता है ना, ये मच्छर सब भी ना। हाँ, तो ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये बहुत ईजी, आपको अभी मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, जिसमें कि ये एक बैटरी, मीन्स ये एक सेल मिलकर बैटरी बन गया, ये है स्विच जिसको हम लोग की भी बोल देते हैं। ये क्या है, ये रियोस्टैट, मीन्स होता तो रेजिस्टेंस ही है, मगर अगर हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, वैसा रेजिस्टेंस जिसको हम बदल सकें तो उसको हम बोलते हैं रियोस्टैट, ओके। अब देखिए, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या है, अमीटर। अमीटर क्या करता है, आपको याद होगा, हाँ, करंट मेजर करता है, गुड। और फिर आगे ये है रेजिस्टेंस, मीन्स ये रेजिस्टेंस मीन यहाँ पे कोई कंडक्टर है, यहाँ पे आप बल्ब लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएं, क्योंकि उसका भी तो अपना कुछ होगा ना रेजिस्टेंस, तो और इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, वोल्ट मीटर, यस, ठीक है। और याद रखना है क्या कि वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में और आमीटर सीरीज़ में, ओके। और ये है वायर, ठीक है। और ये रियोस्टैट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मीन्स अभी यहाँ पे है एरो, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके। तो बार बार आगे पीछे हम लोग चेंज करके देखेंगे, और क्या देखेंगे कि जब हम लोग आगे पीछे करके देखें और हम लोग V एंड A मीन्स आमीटर और वोल्ट मीटर को का जो आया मेजरमेंट, उसको मेजर किए और उसको डिवाइड किए, यानी V/I किए, तो वो कांस्टेंट वैल्यू ही आ रहा था बार बार, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि जो V और I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू I, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, सिंपली, ठीक है, इजी था ना। अब ये बहुत ईजी सा बात है कि कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो जिसमें कि रेजिस्टेंस कम हो, ताकि रेजिस्टेंस कम होगा तब तो करंट अच्छा से फ्लो करेगा, वरना करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंस इनफाइनेटली हाई, मतलब करंट फ्लो करेगा ही नहीं, रेजिस्टेंस को रोक के रखता है करंट को ना, तो ये इतना रेजिस्टेंस हाई होता है कि करंट को फ्लो करने ही नहीं देता है, मीन्स इतना सा भी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ नोट्स बनाते ही चलो, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगा रिवीजन में, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप नोट्स बना के ही चलो, ओके। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो हम देखें कि R तो कांस्टेंट होता है, V और I पे तो डिपेंड करेगा नहीं, मीन्स करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो किन बातों पे डिपेंड करता है, कुछ पे तो करेगा ना, तो किस पे डिपेंड करता है, तो वो देखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, दूसरा क्या है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई होप आपको पता होगा क्रॉस सेक्शन क्या होता है, नहीं तो आगे मैं बता ही दूंगा। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, एंड फोर्थ इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ओके। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से भी देखने वाले हैं, चारों पॉइंट के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का लेंथ के कारण रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब क्या कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि देखो, अगर रोड लंबा हो जाए, मीन्स बहुत दूर जाना है, तो आपको ब्रेकर भी ज़्यादा मिलेगा, है ना, कि छोटा रोड है तो उसमें मान लो एक ही ब्रेकर मिला, तो और जितना दूर जाओगे आप उतना ज़्यादा ब्रेकर मिलेगा ना। तो वही यहाँ भी होता है, जितना यहाँ भी क्या है कि अगर रोड जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, मीन्स उतना करंट को रुकना पड़ेगा, मीन्स स्लो चलेगा वो, या फिर आप कहोगे कि उससे प्रॉब्लम होगा मीन्स फ्लो करने में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, एल इंक्रीजेस देन आर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो अगर एल को डबल कर दे तो आर भी डबल हो जाएगा, और एल को हाफ कर दे तो आर भी हाफ हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्ग वायर होते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होता है देन शॉर्ट वायर, ओके, यानी कि जो लंबा वायर होगा उसका लेंथ ज़्यादा है, तो यानी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और जो छोटे वायर होते हैं उनका लेंथ तो कम होता है, तो लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, ओके। काफ़ी ईजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो ये देखो, ये है क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हो कि ये कोई मान लो वायर है, तो वायर को आप यहाँ से कट करोगे तो आपको सर्कुलर सा शेप दिखेगा ना, तो आपके घर में वायर होता है उसको आप देखना सामने से, तो आपको वो सर्कल टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर शेप का होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, ओके। यार ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि कोरोना का वैक्सीन मिल गया हो, हद है यार, मेरे मोहल्ले वाले भी। खैर, तो जब आपको समझ में आ ही गया है कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो देख लेते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और कंडक्टर, दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पे ये 1 है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 1/a, ओके। यानी कि आर जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। अब ऐसे इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई गेट है, ठीक है, तो गेट जितना छोटा होगा उतने कम लोग उससे पास कर पाएंगे ना, और ज़्यादा लोग पास करेंगे तो धक्कम धुक्की होगा, जा ही नहीं पाएंगे, है ना। और गेट बड़ा कर दिया जाए तो आराम से फ्लो करेंगे। वही बात है कि एरिया अगर छोटा हो जाए तो ये दिक्कत से फ्लो करेगा,
और एरिया अगर अच्छा बड़ा हो जाए तो अच्छे से फ्लो करेगा, है ना। यानी कि अगर हम एरिया घटाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा, और अगर हम एरिया घटाते हैं तो गलती बोले क्या, मीन्स अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो ये कम हो जाएगा, यानी धक्का धुक्की कम होगा, और अगर ये हम घटा दें तो धक्का धुक्की ज़्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ भी हो रहा है ना करंट का केस में कि एरिया हम क्या कर रहे हैं, एरिया को हम घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। यार सच में बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में, बट चलो आप लोग के लिए तो ठीक है। इफ़ एरिया इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, या फिर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए वाइस वर्सा लिखा है। अच्छा, इफ़ ए इज़ डबल, एरिया डबल हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस गेट हाफ हो जाएगा। देखो ना, अगर ए के आगे 2 लगा दिया जाए मतलब एरिया डबल हो जाएगा, यानी कि पूरा वैल्यू 1/2 हो गया ना अब तो। देखो ऐसे देखो, मान लो कि r इज इक्वल टू 1/a मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लग गया, तो अब ये क्या हो गया, इक्वल टू 1/2 इंटू 1/a लिख सकते हो आप इसको। तो ये पहले वाला r था, अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी अब ये हाफ हो गया ना, ठीक है। इसलिए लिखा है कि अगर एरिया इज डबल तो रेजिस्टेंस इज हाफ, एंड इफ एरिया इज हाफ तो रेजिस्टेंस इज डबल, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वह इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। तो प्लीज़ आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और नोट्स बनाते चलो प्लीज़, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड। मीन्स क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस चीज़ से बना है, ठीक है। मीन्स कोई बच्चा होता है ना कुछ ज़्यादा ही ढीठ होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो सब बना ही है भाई, बचपन से ढीठ है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी टेक 2 सिमिलर वायर्स, मान लो कि आप 2 वायर लेते हो, कॉपर का और नाइक्रोम का, दोनों का लेंथ सेम, सब कुछ सेम है, फिर भी उनका रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि उनका मटेरियल चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम जो होगा वो 60 टाइम ज़्यादा हो जाएगा कॉपर से। मीन्स कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है ना, इससे करंट आराम से फ्लो करता है। उसी जगह आप सब कुछ सेम लो, लेंथ सेम लो, एरिया सेम लो, फिर भी रेजिस्टेंस नाइक्रोम का बहुत ज़्यादा होगा, करंट इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा, बट कॉपर में करेगा, ओके। अब चौथा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आपको कोई गुस्से से कोई काम बोलेगा तो आप करोगे नहीं, करोगे ना, आप उसका विरोध करोगे, तो वही होता है। अगर कोई टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस फ्लो नहीं करता, मैं रेजिस्टेंस करंट को फ्लो नहीं करने देता है, कहता नहीं हम तुमसे गुस्सा है, तुम गुस्सा के बोले हम तुम फ्लो नहीं करने देंगे, ठीक है। और वही जब वो प्यार से समझाता है, यानी कि अगर टेम्परेचर को घटा के समझाता है तो क्या वो उसको फ्लो करने देता है, मीन्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट अपने आप फ्लो करेगा। समझ में आई बात, एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। इसमें भी एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें ढीठ बच्चे तो आपको हर जगह मिलेंगे, हर क्लास में। तो वो क्या है, ये मैंगनीज, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम, इसको परवाह ही नहीं है भाई टेम्परेचर क्या है, ये अपना सोया हुआ है, पड़ा हुआ है दुनिया में, इसे कोई भी ज्ञान देके चला जाए, है ना। संदीप महेश्वरी का वीडियो भी इसके सामने फेल हो जाता है भाई, ठीक है। तो उसमें से कौन है ये मैंगनीज, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम, ठीक है। ये ढीठ के ढीठ है, इनको अपनी ज़िंदगी से कुछ खास लगा रहा नहीं अब, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है रेजिस्टिविटी। अब इसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि आप हम सबको इंपॉर्टेंट ही बोलते हो, बट हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। वो क्या है, तो देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। थोड़ा घुमाओ फिर गया, सीधे समझो, सिंपली समझो। आपको एक वायर लेना है जिसका लेंथ होगा कितना, 1 मीटर, और उसकी मोटाई मीन्स जब उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो सर्कुलर शेप का होता है ना, तो उसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप एक ऐसा वायर लो जिसका कि लेंथ है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं उसका रेजिस्टिविटी। समझ में आई बात, पक्का, ठीक है। ये देखो, ये है क्रॉस सेक्शन इसका, यानी ये होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर और ये लेंथ 1 मीटर। तो इसमें आप जितना रेजिस्टेंस मेजर करोगे यही आपका रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर और ये होना चाहिए 1 मीटर, सिंपली, ओके। ईजी था, फिर कहोगे आपको तो सब ईजी लगेगा, हाँ भाई लगता है, मीन्स आप ये ईजी है, आपको भी अच्छे समझोगे तो लगेगा ईजी, ओके। हालांकि ये टॉपिक चैप्टर ही ईजी है, तो अगर आप अच्छे से मन ला के पढ़ो ना तो मीन्स जल्दी जल्दी हो जाएगा, ओके। स्कोरिंग चैप्टर ही है और इसके न्यूमेरिकल्स भी ईजी होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी आएगा इसके बाद। अब देखो फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, अभी हम क्या देखें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, एल ऊपर ए नीचे, ओके।
अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे यही कांस्टेंट हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो, RHO रो, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है रेजिस्टिविटी को। और हाँ, रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टिविटी भी एक कांस्टेंट है। ओके, तो आर कहाँ से आया था, ओम्स लॉ से आया था, और रो कहाँ से आया, तो रेजिस्टेंस के इक्वेशन से आया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला तो ऐसे एक ही, बट उससे आप दूसरा भी नहीं बना सकते हो, ये दोनों, कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। यानी कि यहाँ से रो निकालना है तो क्या करोगे, मीन्स आपको अगर बोल दे रेजिस्टिविटी निकालने की तो क्या करोगे, तो R को A से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये उधर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, यानी कि R इंटू ए बाई एल। देखो R इंटू ए बाई एल, रो इज इक्वल्स टू, ईजी है। ठीक है, अब ये सब तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है ना, तो देखो एक नोट है, क्या है, तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया में, कितना मोटा है वायर उस पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको याद करना है, किस पे करता है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो उसको निकालने का आसान सा तरीका है, एकदम। अगर आप भूल जाओ तो क्या करोगे, देखो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल था, हमको इसका ही निकालना ना, तो देखो आर यानी कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ए मतलब एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है, मीटर। तो देखो ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और बच जाएगा ओम मीटर। देखो ओम मीटर, और ऐसे भी लिखते हैं इसको OHM ओम, METR मीटर। ईजी है, पक्का समझ में आया, क्लियर है, ओके।